यही 15 मिनट में यही 25 क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे तो एसएससी सीजीएल में आपके 50 में से मैक्सिमम मार्क्स आने की पूरी संभावना है। जी हाँ, मैं हूं सर एजेंट और एसएससी जीएलडी नाइट्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी पूरी टेक्निक के साथ पूरा पेपर सॉल्व करके भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और किस तरीके से मैं आपको 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट्स आपको कराने वाला हूँ। इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आप दो चीजें सीख पाए। एक कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, दूसरा कि इस पेपर को पूरी तरीके से आपको ठीक ठीक नॉलेज की क्या जरूरत है, और साथ के साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस चलेगी। तो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और 15 मिनट का आपका टाइम अलॉटेड है, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने के मिलते हैं और 0.50 आपके नेगेटिव मार्किंग डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके हिसाब से लास्ट में अपनी मार्किंग करनी है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आए, और कोई चीटिंग नहीं करेगा भाई। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके नज़रों के सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करके बताइए सबसे पहले कि आपका आंसर इसमें से क्या है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन ट्रांजिएंट। आपका क्वेश्चन है इन ट्रांजिएंट, आपको बताना है इन ट्रांजिएंट का जो सही सिनोनिम है वो क्या होगा। तो इन ट्रांजिएंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो ट्रांजिएंट जो वर्ड है, ट्रांजिएंट, देखो इन यहां पर क्या है, इन का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब वो चीज नहीं है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाए, यानी बहुत ज्यादा साधारण या टूट जाने वाला, क्षण में ही, ठीक है, जो टूट जाए कैसे भी, फिजिकली मेंटली जिस भी प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो आपका वो है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल कहीं ना कहीं इंट्रांजिएंट का मतलब क्या है, जो टूटे ना, जो झुके ना, जो मुड़े ना। तो फ्लेक्सिबल क्या होता है, वो तो टूट जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो एडॉप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है मतलब एडॉप्टेबल है। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन एक और दिया, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है बताओ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब क्या है भाई, देखो ये तो कंपैशनेट है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लोगों का दुख दर्द समझने वाला है। मतलब एक तरीके से कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंट, मतलब क्या है, ये दयालु टाइप का है, यानी ये भी जल्दी से झुक जाएगा, ये भी जल्दी से क्या हो जाएगा, ये भी फ्लेक्सिबल नेचर का है एक तरीके से। तो फ्लेक्सिबल और कंपैशनेट सिनोनिम हो गए। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पहनता है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पहनता है, इनडिफरेंट है ये, मतलब ये कोई ध्यान नहीं देगा, ये बिल्कुल इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो है। तो इनडिफरेंट का मतलब तो वो हो गया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचा क्या, ऑब्स्टिनेट इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है क्या, जिद्दी। तो जिद्दी का मतलब स्टबर्न। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में जो देखा गया, आपको क्या लगता है ये कोई पढ़ के गया होगा, ये कोई पढ़ के नहीं जाता है। क्यों, किसी को पता नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा 29 लेटर का लगभग ये वर्ड है शायद। ठीक है, 29 वर्ड लेटर का ये वर्ड है। ठीक, और इसका नाम क्या है, फ्लॉक्सिनोसिन इनहिबिलिफिकेशन, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम। अब इसमें था क्या, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले तो आप इसे अटेम्प्ट करिए, अगर आपको पता हो इसका आंसर तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब क्या सर इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने देखा, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, इंट्रांजिएंट। मान लो किसी को इसकी मीनिंग नहीं पता है, ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे, फ्लेक्सिबल, कंपैशनेट, इंडिफरेंट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आपको इसको स्किप करना है जल्दी से जल्दी। आपको हमेशा डिसीजन कैसे लेना है, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर आपको डिसीजन ले लेना है, 10 सेकंड्स के अंदर, अंदर अंदर। ठीक है, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना है, आपको क्वेश्चन करना है नहीं करना। आपने देखा, आपने पढ़ा, ऑप्शंस आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा हो गया। ठीक है, क्योंकि आप 15 मिनट में कर ले जाओगे पूरा पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, अब 10 सेकंड्स में आपने करा या फिर छोड़ दिया इसको, जल्दी से आगे बढ़ गए, ये देखा। अब मान लो ये देखते ही आपका दिमाग खराब हो गया कि मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता इसको। तो इसमें ना बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, कैसे पकड़ते हैं देखो। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कहां से डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे FLOCCINA, तो FLOCCINAUC, यहां तक तो एकदम कॉमन चल रहा है यहां तक। ठीक है, इवन आई और एन भी कॉमन चल रहा है, IN भी कॉमन चल रहा है, IN, IN, INI। ठीक है, INI यहां तक तो आपको ये दिखेगा, यहां तक कॉमन चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो NI, यहां डबल N हो गया, यहां पर क्या है, NI हो गया। ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि जो
तीन ऑप्शन जैसे जो सिमिलर दिखे तो पहले तो इसे आप आउट कर सकते हो, क्यों, डबल एन इसमें आ गया। अब जैसे देखो यहां पर आपको एस दिख गया, तो एस दिख गया तो इसे भी क्या कर दोगे, आउट कर दोगे, ठीक है सर। यानी अब अपन के पास दो बचे हैं, एक पहला और एक दूसरा। अब इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस कहां से देखोगे, जैसे मान लो यहां तक तो सही है दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं, एच आई एल आई। अब देखो यहां पर एल आई नहीं मिला, देखो यहां पर भी एल आई है, यहां पर भी एल आई है, और यहां पर भी एल आई है, यहां पर नहीं है, तो इसे भी आउट कर दो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भले ही आपको ये नहीं आता। इसको कहते हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, ठीक है। ये एक अलग ही टाइप का मेथड है, यहां से आप इसको सीख सकते हो, ठीक। चलो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरर। अब अगर आपका ग्रामर ठीक है, इसको पढ़िए, अटेम्प्ट करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पढ़िए और अटेम्प्ट करिए भाई। That the committee failed to anticipate the long-term socio-economic consequences were evident only after the independent commission submitted its findings। अब देखो तो आपको ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपका एरर कौन से पार्ट में, जल्दी से बताओ। दैट द कमिटी फेल्ड टू एंटिसिपेट द लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज वर एविडेंट ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंट कमीशन सबमिटेड फाइंडिंग। अब ध्यान देना, ज्यादातर जो एरर्स आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं वो सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ज्यादातर आपको एरर इस पर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर, ठीक है। प्रपोजिशंस पर भी एरर देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। यहां पर क्या लिखा है, दैट द कमेटी फेल्ड टू एंटिसिपेट लॉन्ग टर्म सोशियो कॉन्सिक्वेंसेज वर एविडेंट। अब देखो ये एरर बनाते कैसे, आप इसको ट्राई करिए पहले, एरर बनाते कैसे ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस के बाद ये तुरंत आपको एक प्लूरल वर्ब दे देंगे, क्यों दे देंगे, वो आपको यही समझते हैं कि आप यहां पर देखोगे कॉन्सिक्वेंसेस और आप बोलोगे कि भैया आगे यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल चाहिए, नहीं, वो यहां से ऐड करते हैं, मीनिंग को यहां से उठाते हैं। क्या एक्चुअल में वो वर लगा किसके लिए, क्या एविडेंट था, वर एविडेंट, व्हाट वाज, क्या व्हाट वर या व्हाट वाज एविडेंट, एविडेंट था क्या, दैट द कमेटी फेल्ड, कमेटी का फेल होना जो था वो क्या था, एविडेंट था, दैट ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंट कमीशन सबमिटेड इट्स फाइंडिंग्स, ठीक है। दैट द कमेटी फेल्ड वाज एविडेंट ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंट कमीशन सबमिटेड इट्स फाइंडिंग, फाइंडिंग के बाद, उनके सबमिट करने के बाद तब पता चला, तब क्लियर हुआ, एविडेंट हुआ। तो यहां पर आपको क्या चाहिए भाई, वॉज चाहिए। अब ये ऑप्शन वर वाला है हमारा नंबर 3, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, इस तरीके से आपको एरर को फाइंड करना होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु स्टडीज एंड डेसिफर्स एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। चलो जवाब दो। अभी आपको कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, अ पर्सन, तो ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रहता है, इसको क्या पढ़ना, स्टडी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है, डेसिफर्स एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं उनको ये क्या करता है भाई, पढ़ता है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन क्या दिया, न्यूमिस्मेटिस, तो आपको पता है ये तो क्वाइन और करेंसी की स्टडी करता है। न्यूमिस्मेटिस क्या करता है, ये क्वाइंस की स्टडी करता है, ठीक है, एंड क्या करता है, करेंसी की। सो क्वाइन एंड करेंसी की स्टडी करने वाला हमारा कौन होता है, न्यूमिस्मेटिस। तो ये तो स्टडी करता है एंशिएंट जो हैंड राइटिंग होती है, एंशिएंट जो हैंड राइटिंग होती है, एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये पढ़ता है। तो एक तरीके से ये जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हैंड राइटिंग की स्टडी कर रहा है, एंशिएंट हैंड राइटिंग की और मैन्युस्क्रिप्ट्स की, और ये तो क्वाइन और इसकी स्टडी कर रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, ये तो इंसानों के बारे में जो जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं उसकी सारी चीजों की जानकारी लेता है आर्कियोलॉजिस्ट। ये तो इस शब्द से तो बिल्कुल आप परिचित होंगे आर्कियोलॉजी से। तो बचा क्या, एपिग्राफिस्ट, तो ये क्या करता है, स्टडी करता है एंड डेसिफर्स, मतलब निकालता है उनका एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो लिखे होते हैं उसको, ठीक है, उसकी स्टडी करता है, उनकी मीनिंग निकालता है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्पेल्ड मेडिकल टर्म। देखो भाई एक मेडिकल टर्म आपके लिए लेकर के आए हैं हम, और आपको बताने इस मेडिकल टर्म को आप कैसे करेक्टली स्पेल्ड करोगे। अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन देखिए फिर से वही, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है, तो लगाओ एलिमिनेशन। अब देखो वेंट्रिक्यूलोट्रियल ऐसे है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर आपको क्या दिखेगा, क्यूलो ए तक आ गया, ए तक आ गया, टी तक आ गया, टी तक, यानी यहां से टी तक तो आपको वेंट्रिक्यूलो, यहां पर लो के बाद आर्ट्रियल आ गया, आर्टियल है, क्यूलो आर्टियल है। अब देखना है कि कहां कहां तक है,
तो यहाँ पर भी टी आया है, यहाँ पर भी टी आया है, बीच में आ रहा है, ये ऑप्शन क्या कर दो भाई, एलिमिनेट कर दो। अच्छा सर, अब क्या करें, अब यहां पर देखना है कि टी के बाद क्या है, तो एक बार RIALL आ रहा है, यहां पे एक सिंगल एल आ रहा है, और यहां पे टेरियल हो गया। अब यहां पर भी देखो ट्रियल ही बनाया, यहां पर भी क्या बनाया, AL ही बना रहा है, ठीक है, आई लगाया है, इसका मतलब इसमें क्या है, ट्रियल ही आएगा, तो वेंट्रियल। अब डबल एल उसमें नहीं आता, ये भी बाहर हो जाएगा और टेरियल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेंट्रिलिकोट्रियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इस तरीके से आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। अगला, कट द गॉर्डियन नॉट। अब ये तो सीधा इडियम पूछा गया, इसकी मीनिंग पता होगी तो आप लगाओगे, अदरवाइज एलिमिनेशन का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हो। टू पोस्टपोन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इनडेफिनेटली। अब देखो कोई चीज को बहुत ज्यादा एक अनिश्चित टाइम तक क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, वो तो प्रोक्रेस्टिनेट होता है, ये तो टाल देता है, डेफर कर देता है, ठीक है। टू रिजॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम थ्रू बोल्ड एंड डिसिसिव एक्शन। हाँ, मतलब गांठ वाठ तोड़ दी है कि अब जो है गांठ अलग कर दी है, कट कर दिया है, जो गांठ वो बंधी हुई थी, ठीक है, उसको काट फूट के एकदम फोड़ फाड़ के अब बोल्ड और डिसिसिव एक्शन लेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक बार देख लो, टू एस्केप फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन बाई चांस। क्या होता है भाई, ये होता है फॉर्टिट्यूस, ठीक है, फॉर्टिट्यूस। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट। तो आप देखोगे कि ये तीन अलग अलग मीनिंग्स हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी तो मीनिंग आपको आनी चाहिए, और ये वैसे भी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, और शायद ब्लैक बुक में ये गिवन भी है, ठीक है। बात समझ में आई, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या भाई, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। अब आपको पता करना है इसमें एरर कहां पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आपको यहां पर गिवन है। नो लेस रिमार्केबल देन architectural innovations were the influence that the monument has exerted on subsequent generations of engineers। बताओ, तो यहां पर आपको कहां कहां एरर मिल सकता है। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ना सब्जेक्ट वर्ब देख लिया करो, अगर वहां मामला ठीक है तब कुछ देखो, टाइम बचेगा। नो, या तो कुछ कई बार तो पढ़ते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। सो नो लेस, कई बार नहीं पता चलता है, तो पहले ये चेक करना है सब्जेक्ट वर्ब में। नो लेस रिमार्केबल देन, अब आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दो और कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। नो लेस रिमार्केबल देन द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस वर द इन्फ्लुएंसेस दैट द हैज एक्सर्टेड। दो वर्ब मिले, हैज एक्सर्टेड और यहाँ पर वर्ड द इन्फ्लुएंस। अब देखो हुआ क्या है, सब्जेक्ट कौन है, नो लेस रिमार्केबल देन द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस वर। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्या देगा, प्लूरल आपको लिख के दिखा देगा कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहां पर आपको वर्ब दे देगा, और आपको बताएगा जी ये ठीक। आप कहीं और समस्या ढूंढो, लेकिन समस्या इसी कहीं में मिल जाती है। आगे क्या, द इन्फ्लुएंस हैज, तो आपको क्या लग रहा है, अगर द इन्फ्लुएंस को हम सब्जेक्ट माने, हैज एक्सर्टेड, तो इन्फ्लुएंस तो ठीक ही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां तो कोई लोचा है नहीं, इसका मतलब लोचा वही होगा। तो हो क्या रहा है, नो लेस रिमार्केबल देन। अब जैसे ही यहां पर देन का इस्तेमाल होता है, ये पूरा बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्यों, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जो टर्म्स होते हैं वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा नो लेस रिमार्केबल। रिमार्केबल की वजह से यहाँ पर वॉज के जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, वर के जगह पे वॉज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वर द इन्फ्लुएंस के जगह पे वॉज द इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्दो द प्रपोजल अपीयर्ड डैश एट फर्स्ट ग्लांस, a closer examination revealed several constitutional inconsistencies। जल्दी बताओ इसका सही आंसर का हुई, बना लिया आपने। Although the proposal appeared dash at first glance, पहली नजर में ऐसा जादू कर गया, नहीं भाई, पहली नजर में क्या लगा प्रपोजल के बारे में, एट द ऑल्दो द प्रपोजल अपीयर्ड डैश एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नजर में क्या लगा प्रपोजल, उसके बाद क्या हुआ, क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील, एक क्लोजर एग्जामिनेशन हुआ, फिर कुछ रिवील किया, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसीज, मतलब कुछ तो उसमें समस्याएं थी, कुछ तो दया ने गड़बड़ ढूंढ ली, दया कुछ तो गड़बड़ ढूंढी गई क्या, तो उसमें रहा क्या होगा, इम्पिकेबल, इम्पिकेबल मतलब ऐसा लगा कि उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है भाई, रिस्की, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, रिस्की, ठीक है। और आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, तो ये बिना किसी रीजन के, ये पर्सनल अपना एक ओपिनियन टाइप का होता है, पर्सनल ओपिनियन रेदर देन कोई रीजन हो। और ऑब्सोलेट का मतलब तो है नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर
इन यूज मतलब अब और इस्तेमाल नहीं हो सकता, और इम्पिकेबल मतलब नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, नो मिस्टेक्स, इशू या कोई मिस्टेक उसमें नहीं मिलती। ठीक है, तो पहले पहले नजर में क्या लगा, वो रिस्की है, और बाद में एग्जामिनेशन से रिवील हुआ। तो जब पहले रिस्की लग जाएगा तो बाद में क्या रिवील होगा। ठीक, पहले क्या लगा, पर्सनल ओपिनियन है, बाद में पता चला प्रोफेशनल या नो लॉन्गर इन यूज पहले लगा और बाद में पता चला काफी दिक्कत है। नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमपी के। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या, पहले तो आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको पैसिव वॉइस अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ, कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताता हूँ। देखो आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके कर लो। द रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज विड्रॉन, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं हैज विड्रॉन देखूंगा पहले, यानी कि एक प्रेजेंट परफेक्ट का मुझे ये सेंटेंस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई, क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है पूरा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं, क्या, आगे जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बनेगा वो बीन वहां पर मुझे बजानी है, चाहे आगे हैज लगे उसके साथ में या हैव लगे, हैज हैव के बाद में मुझे यहाँ पर बीन बजानी है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया है तो उसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैज हैव बीन लगता है। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या देखा, हैज विड्रॉन व्हाट, अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, द सर्कुलर आफ्टर, अब आफ्टर आ गया तो छोड़ो, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द सर्कुलर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है द सर्कुलर। अब आपको पता है द सर्कुलर सिंगुलर हो गया, तो यहां पर मुझे देखना है हैज है बीन कहां कहां पर, तो देखो हैड बीन आ गया, बिल्कुल नहीं होगा, हैज बीन हो सकता है, वॉज हो गया गलत हो गया, हैज हो गया, बीन नहीं है गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या था, हैज हैव बीन हमें सोचना था खाली, यानी बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं लगी। तो पैसिव वॉइस को ऐसे अटेम्प्ट करो, टाइम बचेगा आपका। ऑल्दो द विटनेस अपीयर्ड कंप्लीटली डैश ड्यूरिंग द इनिशियल क्वेश्चनिंग, जब शुरुआत में सवाल जवाब चल रहा था, क्वेश्चनिंग चल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो विटनेस जो था वो पहले कैसा लगा, कैंडिड लगा, कैंडिड मतलब है सौदा, खरा खरा, मतलब ये बंदा सीधा क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता है। ठीक, अच्छा, कंपोज्ड लगा यानी कि शांत लगा, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर आराम से। क्रेडिबल लगा यानी कि आपको भरोसेमंद लगा, या फिर फोर्थ राइट लगा, तो फोर्थ राइट है यानी डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन है वो, ऐसा लगा, कैसा लगा, तो इससे क्या, और सब्सिक्वेंट एविडेंस एक्सपोज सेवरल कॉन्ट्राडिक्शंस इन हिज टेस्टिमनी, यानी जो भी उसने जवाब दिया उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस दिखे, कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब है उसने पहले जो बात बोली अब उसमें विरोध नजर आ रहा है, किसमें, सब्सिक्वेंट एविडेंसेस, जब एविडेंसेस मिले बाद में तो एक्सपोज हो गया वो, तो पहले पहले क्या रहा होगा, खरा खरा था, तो खरा खरा तो ये भी हो जाएगा, दोनों सेम ऑप्शन हो गए, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। ठीक है, पहले कंपोज था और बाद में एविडेंस ने उसे एक्सपोज किया, कंपोज होने का उसका क्या मतलब, पहले भरोसेमंद था, क्रेडिबल था वो पहले। अब आपको पता होना चाहिए जो क्रेड वर्ड है ये फेथ यानी भरोसे से आता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड बनता है ना आपका, तो आपने ये पढ़ा होगा क्रेड वर्ड। ठीक है, चलिए तो आपको मिल गया समस्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए इसको रीअरेंज करिए फटाफट। अब इसको कैसे करते हैं, आपको भी पता है कि इसको कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो सकती है, और सबसे पहले आपको देखना चाहिए कहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती है। अब जैसे यहाँ पहला टर्म मिल गया कॉन्सिक्वेंटली, मतलब एज ए रिजल्ट, तो जब पहले कोई घटना घटेगी तब कॉन्सिक्वेंटली कोई बात करेंगे कि ये हुआ, कॉन्सिक्वेंटली ये चीज हुई, तो ए से अगर कोई ऑप्शन शुरू होता तो इसको एलिमिनेट करते, ए तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा सर, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, एवरी साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट विथस्टैंड, मतलब कुछ तो यहां पर चल रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस अलाउज, कौन सा प्रोसेस, यानी कि पहले कोई बात हुई होगी तब प्रोसेस आएगा, यानी ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया यहां से। डी बात करते हैं, एज फ्रेश एविडेंस इमर्जेस अर्लियर अजम्पशंस, कौन से अर्लियर अजम्पशंस की बात कर रहे हो, कहां से फ्रेश एविडेंस है, किस चीज की बात चल रही है, आगे क्या हो गया समझ में नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए, बी और डी, और सी और डी से वो नहीं शुरू हो सकते, तो बी से ही स्टार्ट होगा, इतना कंफर्म हो गया, यानी अब हमें पढ़ के समझने की जरूरत बी से है। बी के बाद दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक तो बी के बाद सी है और एक बी के बाद डी है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। बी के बाद अगर सी पढ़ते हो, एवरी साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट विथस्टैंड रिपीटेड टेस्टिंग बिफोर गेनिंग वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, भाई कोई भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस हो उसको मतलब
रिपीटेड टेस्टिंग बिफोर, मतलब इससे पहले कि आप वाइड स्प्रेड लेवल पर उसको एक्सेप्ट करें, बड़े स्तर पर उसको मान लें, इससे पहले बार बार रिपीट करके उसकी टेस्टिंग सही से करी जानी चाहिए। क्या ठीक है सर। अब क्या होगा बी के बाद से, दिस प्रोसेस अलाउज रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन एग्जिस्टिंग थियरीज। अब देखो ये इससे थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो प्रोसेस है कि बार बार आप करें, क्या इससे पहले कहीं कोई प्रोसेस और दिया हुआ, कॉन्सिक्वेंटली साइंटिफिक कंक्लूजन बिकम मोर, नहीं कोई ऑप्शन, एज फ्रेश एविडेंस इमर्जेस अर्लियर अजम्पशंस आर ईदर रिफाइंड और रिजेक्टेड, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस बताया नहीं गया है, तो इसी का ये ऑप्शन हो सकता है। तो अगर इसके बाद ये रखेंगे तब देखो, दिस प्रोसेस अलाउज, उनको वीकनेस पता चल जाता है इन एग्जिस्टिंग थ्योरीज एज फ्रेश एविडेंस इमर्जेस, कैसे, क्योंकि फ्रेश एविडेंस इसमें क्या होते हैं, इस प्रोसेस में इमर्ज होते हैं, अर्लियर अजम्पशंस आर ईदर रिफाइंड और रिजेक्टेड, और जो पहले वाले होते हैं या तो उनको रिफाइन किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस के बाद ये घटना होगी और कॉन्सिक्वेंटली ये चीज हो जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या भाई, एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, चेंज करना है, इससे पहले पैसिव में करना था, अब एक्टिव। अब क्वेश्चन पढ़िए और आप ट्राई करिए जल्दी से। तो ये आंसर्स आपको यहां पर, अब देखो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा वर, देखो द रिकमेंडेशंस वर एनोनिमसली एक्सेप्टेड, वॉज वर के साथ वर की थर्ड फॉर्म लग रही है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमारे दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट आपके दिमाग में आया, आपको क्या सोचना चाहिए, सर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए, हमारे आंसर में बात खत्म। अब यहां से ढूंढना शुरू करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव होता है तो डिड आता, इंटरोगेटिव होता डिड आता, लेकिन सिंपल सेंटेंस है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। पहला सेंटेंस, द रिव्यू कमेटी अनोनिमसली क्या किया, एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस, पॉसिबल है, हो सकता है। द रिव्यू कमेटी हैज लग गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में आया, नहीं चाहिए। यहां पर क्या लग गया, वॉज लग गया, नहीं चाहिए। यहां पे हैड लग गया, नहीं चाहिए। आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत इजीली आप पैसिव और एक्टिव वॉइस को ऐसे कर सकते हो, ये बहुत निंजा टेक्निक है, मस्त वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रोफेसर सेड लेट अस एग्जामिन द एविडेंस बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है भाई, फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपने पॉज करके आंसर दे दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ूंगा। लेट प्रोफेसर, अब प्रोफेसर ने कहा लेट अस एग्जामिन। अब देखो लेट जब आता है तो होता क्या है, जैसे हमने बोला कि चलो ये करते हैं, चलो ऐसा करते हैं पहले, ठीक है, तो इसका मतलब ये है आप एक तरीके से प्रपोजल रख रहे होते हैं। अब ऑप्शंस देखना, द प्रोफेसर प्रपोज दैट, कुछ मत देखो आगे, द प्रोफेसर टोल्ड देम, नहीं, क्यों, ऐसा थोड़ी बोला, द प्रोफेसर सेड टू देम दैट हमें ऐसा करना चाहिए। सेड टू आता है तो टोल्ड आता है, सेड टू तो है नहीं। द प्रोफेसर सेड दैट, सेड दैट कर दिया। लेट देम एग्जामिन, किसको, वहां तो खुद भी है वो, लेट अस एग्जामिन, प्रोफेसर खुद भी है, दूसरों को थोड़ी बोल रहा है। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। द प्रोफेसर सेड जाओ पहले ऐसा करके आओ, नहीं, आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइम ऐसे बचेगा, ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द पार्ट, अच्छा किसमें एरर कहां पर बताओ। अब नीदर द रिकमेंडेशंस, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और आंसर दो, जल्दी से पॉज करके दो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, आप पॉज करके आंसर करिए। नीदर द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडवाइजरी कमेटी नॉर इट्स चेयरमैन हैव। अब देखो आपको सबको पता है नीदर के साथ में नॉर आता है, और इस केस में होता है क्या है कि यहां पर जो सब्जेक्ट होता है क्लोजर वन, उसका हमें क्या देना होता है, वर्ब। तो इसका वर्ब जो है वो चेयरमैन के हिसाब से यहाँ पर हैज होना चाहिए, सबको पता चल जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हैव एक्सेप्टेड की जगह क्या हो जाएगा, हैज एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन ये करिए भाई फटाफट से, ठीक है। अब यहां पर आ गया पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, हो सकता है क्लोज टेस्ट दे दे, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन। पिछली बार कॉम्प्रिहेंशन आया था, ये लेकर के मैं आ गया हूं। एक बार आपको इसको पढ़ लेना है, पॉज करिए और पूरा पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप पॉज करके इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको फटाफट से बाकी में इसको समझाता हूं क्या है। एक बार मैं पढ़ूंगा इसको आपके लिए, इससे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है सबको। तो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो, बट मैं एक बार चाहता हूं आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट, ऑथर का सेंट्रल आर्गुमेंट बिना पे आपको पूरा पढ़े नहीं पता चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द इंप्लाइड बाय द एक्सप्रेशन एल्गोरिदम बायस। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि जब ये एल्गोरिदमिक बायस जब टर्म आएगा उसकी मीनिंग क्या वो समझनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है इसमें, वाई इज इंडिपेंडेंट ह्यूमन जजमेंट स्टिल इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, यानी कि ह्यूमन जजमेंट के बारे में ध्यान रखना है पैसेज पढ़ते वक्त। और क्या ध्यान रखना है भाई, और हमें ध्यान रखना है
पैसे से मोस्ट रिजनेबली, क्या हम ज्यादा रिजनेबल इसमें से निकाल सकते हैं, ये पढ़ना है। और साथ के साथ हमें क्या पढ़ना है इसमें, और हमें पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट, क्या कंक्लूड करना चाहता है ऑथर, ये भी हमें यहाँ से पता करना है। चलो भाई, तो चार पांच क्वेश्चन हमारे पास हो गए। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द मैनर इन विच गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस। मतलब रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल के रैपिड एक्सपेंशन की बात हो रही है, किसमें, ट्रांसफर द मैनर इन विच, एक तरीका बदल दिया है, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। मतलब अब गवर्नमेंट बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस हो गई, गवर्नमेंट की अपने इंस्टीट्यूशंस हो गए, और इंडिविजुअल यानी कि हम खुद भी हो गए, हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से। अच्छा सर, प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स नाउ असिस्ट इन मेडिकल डायग्नोसिस। अब जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स काम कर जाता है, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट के बारे में बता देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को चीजें पता चल जाती हैं, एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स काम करता है। ठीक है सर, These developments have undoubtedly improved efficiency। efficiency मतलब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि undoubtedly कह सकते हैं कि हाँ इंप्रूवमेंट आई है, efficiency बढ़ गई है। reduced operational cost, जो operational cost लगते थे उसको क्या किया है, कम किया उन कीमतों को। and enabled institutions to analyze data on a scale that was previously unimaginable। पहले जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, उन डेटा को भी एक तरीके से एनेबल कर देता है एनालिसिस करने के लिए, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, हाउएवर अब ये तो है, बट फिर भी क्या चीजें हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चंस। कुछ कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चंस इसने इंक्रीज करे हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या, दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू कंप्यूटेशनल एक्यूरेसी अलोन। मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटेशनल थ्योरी उसमें लगा दीजिए, एक्यूरेसी लगा दीजिए कि हाँ हमने इसकी गणना की है, हमने इसका कैलकुलेशन किया, ठीक है, तो कैलकुलेटिव वे में आप कुछ चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं किए जा सकते। ओके सर, वन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आ गया एल्गोरिथमिक बायस, ये मिल गया हमें यहाँ पर, क्या है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्स, मतलब एक बहुत मुख्य जो कंसर्न है, चिंता है सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एल्गोरिथमिक बायस। अब ये है क्या, आगे पढ़ना, सिंस मशीन लर्निंग सिस्टम्स डिराइव कंक्लूजन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। देखो दिक्कत क्या, एल्गोरिथमिक बायस का मतलब क्या है कि जो सिस्टम से ड्रिवन होते हैं मशीन लर्निंग में, सिस्टम ड्रिवन क्या होता है, कंक्लूजन वो क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा से वो निकल के आता है। दे में इनएडवर्टेंटली रिप्रोड्यूस और इवन एम्पलीफाई प्री एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज एम्बेडेड विद इन दोज डेटाबेस। हो सकता है कि जो प्रीवियस डेटाबेस दिया गया हो वो पहले से ही उसमें कुछ गलतियां रही हों, इनइक्वालिटीज रही हों स्पेशली, तो वो क्या करेगा, तो वही हिस्ट्री के डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, तो उसी के हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, ना चाहते हुए भी गलत मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट क्या आएगा, डिसीजंस जनरेटेड बाय सीमिंगली ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स में डिस्प्रोपोर्शनैलिटी नेटली डिसएडवांटेज पर्टिकुलर कम्युनिटीज। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को ना, मतलब एक अलग ही डिस्प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कि उनके साथ में थोड़ी सी दिक्कत वहां पर हो सकती है डिसीजन को जनरेट करने के साथ। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ डेलिबरेट ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ना चाहते हो भी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वहां पर ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, डेलिबरेट जानबूझकर नहीं हो रहा है, उसके एब्सेंस में भी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, दिस रेजेस फंडामेंटल क्वेश्चंस रिगार्डिंग फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। तो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग में ये समस्या देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं, फर्दर मोर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एल्गोरिथमिक recommendations में ग्रेजुअली डिमिनिश इंडिपेंडेंट ह्यूमन जजमेंट। मतलब आगे अगर हम बात करें इसके आगे, तो एक्सेसिव ज्यादा अगर डिपेंड हो जाओगे किस पे, एल्गोरिथमिक रिकमेंडेशंस पे, में ग्रेजुअली डिमिनिश इंडिपेंडेंट ह्यूमन जजमेंट। हमारा जो ह्यूमन, अब ह्यूमन जजमेंट पे क्वेश्चन हमें बताना था, ह्यूमन जजमेंट क्या कितना इंपॉर्टेंट होगा वो देखना है, तो इससे क्या हो जाएगा, डिमिनिश कर देगा इंडिपेंडेंट ह्यूमन जजमेंट। तो हम जैसे अपने जजमेंट पे रहते हैं ना, उसको कम कर देगा, ये कहने का मतलब ज्यादा अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है सर, professionals who rely unquestioningly upon automated outputs risk overlooking contextual factors। मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो ज्यादातर क्या अनक्वेश्चनिंगली अपॉन ऑटोमेटेड आउटपुट्स, उस पर अगर वो क्या हो जाएंगे, रिले हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे, तो रिस्क वहां पर ज्यादा है, वो देखने को मिलेगा कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में। मोरल कंसिडरेशंस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट नो एल्गोरिथमिक कैन एडिक्वेटली एंटिसिपेट। मतलब भाई एल्गोरिदम हर चीज को तो एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा ना, मतलब सही तरीके से नहीं कर पाएगा वो, ठीक ठीक तरीके से। जैसे मोरल कंसिडरेशंस हो गए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए, तो उसमें डेटाबेस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते, वहां हमें ह्यूमन की जो थिंकिंग है उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तब रिजल्ट्स आते हैं। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी देयरफॉर शुड नॉट मेयरली इन्वॉल्व ऑपरेटिंग सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, यानी कि जो अपना टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व ऑपरेटिंग सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स में ना हो, बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग देयर लिमिटेशंस, हमें समझना होगा उसकी लिमिटेशंस क्या है, एंड रिकॉग्नाइजिंग सिचुएशंस इन विच ह्यूमन इंटरवेंशन रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल। अब देखो यही पूछ रहा था ना कि कहां पर ह्यूमन की जरूरत है, तो जहां पर भाई हम पूरी तरीके से सिस्टम बेस्ड रिजल्ट, सिस्टम बेस्ड हम आंसर नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, तो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी उसमें जरूरी है, मतलब उसको ठीक करना जरूरी है, rather देन उस पर पूरी तरह से डिपेंड होना, और वहां पर इंटरवेंशन ह्यूमन का जरूरी है। वो वहां पर बिल्कुल मतलब एकदम डिपेंड नहीं हो जाएंगे कि हाँ ये जो बोल रहा है वही सही है, ठीक। अच्छा, अल्टीमेटली अब क्या है भाई, अंततः क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी व्यूड नीदर एज एन इनफेलिएबल। भाई देखो इसको ऐसे नहीं कह सकते कि तो फेल ही नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कह सकते ना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फेल ही नहीं हो सकता, इनफेलेबल अथॉरिटी, नॉर एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और ये भी नहीं कह सकते कि यार एआई हमारे लिए थ्रेट है, दोनों ही नहीं कह सकते, तो कह क्या सकते, रेदर इट इज इट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एस्टेब्लिशिंग रेगुलेटरी सेफगार्ड्स, मतलब उनको चलाया कैसे जाता है, एआई का इस्तेमाल ठीक से किया कैसे जाता है उस पर डिपेंड करेगा, प्रमोटिंग एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, और cultivating citizens capable of evaluating technological outcomes with critical reasoning rather than unquestioning acceptance, मतलब ऐसा नहीं कि हम बिना क्वेश्चन किए ही उसको एक्सेप्ट कर लें, इसके अलावा आपको जरूरत है कि आप उसको इंटरवीन करें, आप समझें, क्वेश्चन करें, जहां वो गलत हो क्रिटिकल थिंकिंग अपना इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल इनोवेशन इज अचीव्ड, सस्टेनेबल जो इनोवेशन है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, सतत विकास का जो हमारा इनोवेशन है, जो हम क्रिएटिविटी लेके आते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, नॉट व्हेन मशीन रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट, तब नहीं जब जो मशीन है वो ह्यूमन के जजमेंट को रिप्लेस कर दे, बट व्हेन टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन्स इट, यानी कि जब टेक्नोलॉजी उसको और मजबूत बना देती है तब आप सस्टेनेबल उस तरीके से इनोवेशन को अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आएंगे, पहला क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है ऑथर का, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा कि इसको रिप्लेस करना एक चॉइस नहीं है, उसके एडवांसमेंट की बात हुई। अच्छा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन अकम्पनीड बाय एथिकल गवर्नेंस एंड रिस्पांसिबल ह्यूमन ओवरसाइट, बिल्कुल सही जवाब है, अभी हमने इसको जस्ट पढ़ा है। अच्छा सर, गवर्नमेंट्स शुड प्रोहिबिट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इनेविटेबली प्रोड्यूसेस सोशल इनइक्वालिटी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको पूरा पैसेज पढ़ना था एक बार ठीक से जल्दी जल्दी, और पढ़ करके आपको समझना था जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, करिए। एल्गोरिथमिक बायस क्या है, अभी मैंने आपको समझाया, पढ़ के बताओ क्या है भाई, चलो तुम ट्राई करो, फटाफट पॉज करके कर लो, अब मैं बताता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम्स इन इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्या ये है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल प्रेजुडाइसेस प्रेजेंट इन डेटा यूज्ड टू ट्रेन देम, ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फॉर ह्यूमन प्रोग्रामिंग, ये है। या एल्गोरिथमिक आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट आउटकम्स, पहले देखो इनकेपेबल ऑफ जैसे ही लगाया ये तो गलत हो गया, हाई लेवल पर गलत, मतलब एग्जेजरेट कर रहा है ना चीजों को, इनकेपेबल ऑफ बोल दिया, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट, अब इंटेंशनली कंप्यूटर सिस्टम इंटेंशनली कैसे कर सकते हैं, उनके पास इंटेंशन थोड़ी है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट, हो सकता है हिस्टोरिकल प्रेजुडाइस प्रेजेंट इन द डेटा यूज्ड टू ट्रेन देम, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं, ह्यूमन प्रोग्रामिंग के साथ साथ ही वो चलता है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाइज इंडिपेंडेंट ह्यूमन जजमेंट स्टिल इंडिस्पेंसिबल, क्यों जरूरी है अब भी, क्यों जरूरी है अब भी, तो आप बोलोगे बिकॉज टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स आर टू एक्सपेंसिव। अब देखो एक्सेजरेट कर दिया, बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं, बिकॉज एल्गोरिदम्स कैन नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर एवरी एथिकल कॉन्टेक्चुअल और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सही जवाब, यही तो पढ़ के आए थे अभी। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज फेल्ड टू इंप्रूव, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई है। बिकॉज सिटीजन जनरली डिस्ट्रस्ट एंड, बिल्कुल बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव आउटकम्स आ जाते हैं, आप उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपका जीएसजीके में नहीं लगता, इधर भी लगता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्या निकाल सकते हो, क्या रीजनेबली आप क्या वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड्स एज मच अपॉन इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज,
अपॉन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, क्या ऐसा कुछ है? मशीन लर्निंग सिस्टम शुड ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिना गवर्नमेंट के रेगुलेशन के, देखो नेगेटिव बात आ गई, बाहर करो। ह्यूमन जजमेंट हैज बिकम अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी बोल रहा है, पटक के मारो इसको। एथिकल कंसर्न सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव लार्जली बीन रिजॉल्व, अगर हो चुका है तो फिर दिक्कत ही क्या थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, ऑथर ने कंक्लूड क्या किया? सस्टेनेबल प्रोग्रेस रिक्वायर्स बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एथिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड ह्यूमन जजमेंट, क्या ये है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी एंट्रस्टेड विद ऑल, देखो फिर लगा दिया, एग्जैजरेट कर दिया, सभी पब्लिक पॉलिसीज डिसीजंस के लिए, नहीं, एग्जैजरेट करेगा बाहर। साइंटिफिक एडवांसमेंट इनएविटेबली रिड्यूसेस, मतलब इग्नोर ही नहीं कर सकते उसको, रिड्यूस कर दिया उसने अकाउंटेबिलिटी को, नहीं, डेमोक्रेटिक अकाउंट नहीं। ह्यूमन जजमेंट शुड नेवर, देखो नेवर लगा दिया, बाहर कर दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate option to improve the underlying part of the given sentences. The committee advised the members to maintain transparency and reporting every irregularity immediately. बताओ, यहां पर आपको दिया है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया मेंटेन और यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया मेंटेनिंग। द कमिटी एडवाइज द मेंबर्स टू व्हाट? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, एंड, तो अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके इन्फिनिटिव बनाएगा, तो यहां पर भी वर्ब की क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी रिपोर्टिंग की जगह रिपोर्ट चाहिए। कहां पर है? तो देखो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टेड नहीं, मेंटेन और यहाँ नो इंप्रूवमेंट नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट अगला क्या? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। The minister's explanation was so dash that even members of opposition acknowledged the clarity of his reasoning. ठीक है, तो देखो कोजेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग है, ये जो भी बोला वो कन्विंसिंग है। एम्बिगुअस है मतलब वो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, और ये तो क्लैरिटी के साथ आता है, इसमें क्लैरिटी होती है। आर्बिट्री है, तो आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई ऐसा उसके पीछे रीजन नहीं होता है। सुपरफिशियल है मतलब हवाबाजी है, हवाबाजी है इसमें, ठीक है भाई, मतलब कोई ग्राउंड लेवल की बात नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? प्रूडेंट का एंटोनिम बताना है, बताओ। तो प्रूडेंट, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? तो गुड जजमेंट हो गया, गुड जजमेंट हो गया। कॉशियस है मतलब क्या है? ध्यान देता है मतलब, और क्या है? रैश है, या फिर सेंसिबल है, सेंसिबल है फिर तो बुद्धि लगाएगा। प्रूडेंट मतलब भी विवेकपूर्ण होता है, विवेकी, यानी जो बुद्धि लगाता है, बुद्धियां खर्च करता है, तो ये नहीं होगा, कॉशियस नहीं होगा, दोनों सिनोनिम हो गए। जुडिशियस भी गुड जजमेंट वाला हो गया, नहीं होगा। रैश, ठीक है, सही ऑप्शन नहीं होगा, भले आपको रैश की मीनिंग पता हो ना पता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच में द साइंटिस्ट सेड यू शुड वेरीफाई द रिजल्ट्स बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ। द साइंटिस्ट सेड, क्या कहा उसने? आपको ऐसा करना चाहिए। अगर शुड लगा रहा है तो क्या करेगा भाई? एडवाइज करेगा, एडवाइज करेगा, ठीक है सर, चलो पहले में एडवाइज कर रहा है, ठीक है, सेड है, नहीं, एडवाइज कर रहा है, ठीक है, टोल्ड है, नहीं, दो ऑप्शंस हो गए। द साइंटिस्ट एडवाइज्ड दैट देम, ठीक है, अब दैट द रिजल्ट शुड बी, अब देखो ये पूरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर एक इसमें कन्वर्ट कर दिया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप नरेशन चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। 24 और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, जल्दी बताओ। नो सूनर हैड द नेगोशिएशंस कंक्लूडेड व्हेन, अंडरलाइन पार्ट कौन सा है भाई? व्हेन द बोथ पार्टीज, ये रहा, अग्रीड, व्हेन बोथ पार्टीज अग्रीड, ये रहा आपका ऑप्शन फर्स्ट है। देन बोथ पार्टीज, तो अब आपको क्या करना है? आपको पता है नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है, ठीक है, अब देन आता है, तो नो सूनर हैड द, अब यहां पर हैड आया है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पहला ऑप्शन हो सकता है देन बोथ पार्टीज अग्रीड, देन हैड बोथ पार्टीज, अब हैड तो पहले ही लगा, परफेक्ट बना, इंडेफिनिट बना, नहीं होगा। वैन तो नहीं होता, वैन किसके साथ लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना। नो सूनर के साथ देन लगता है, तो वैन किसके साथ लगता है? हार्डली के साथ लगता है, और किसके साथ लगेगा? ठीक है, नो इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही। और आखिरी सवाल ये रहा,
नजरों में तेरे कशिश का आलम, आंसर बताओ भाई। हाईलाइटेड वर्ड कैनन का आपको क्या बताना है इसमें भाई, होमोनिम बताना है, बताइए इसका होमोनिम का हुई, बताओ भाई। द कोर, अब ये तो गाना वाना गाते हैं, ठीक है, तो द फोटोग्राफर एडजस्टेड द कैनन, तो फोटोग्राफर के लिए तो ये म्यूजिकल टर्म नहीं है कैनन, क्योंकि वो कैनन को सेट कर रहा है। अच्छा सर, द कैनन एकोड ब्यूटीफुली थ्रू द हॉल, तो इसका मतलब गाना गाया होगा, म्यूजिकल म्यूजिकल नहीं, सेम मीनिंग नहीं चाहिए। द सिंगर्स प्रैक्टिस द कैनन, यानी कि सिंगर्स आ गए, सेम मीनिंग दे देगा, नहीं चाहिए। द कंपोजर्स इंट्रोड्यूस, द कंपोजर इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स कैनन, कंपोजर है मतलब ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है 3 सेम हो गए, एक बचा, यही हमारा अलग मीनिंग देगा, ठीक है। होमोनिम साउंड सेम मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको ये कैसे लगे, कैसा रहा ये पूरा, आपको ये आज का टेस्ट कैसा लगा आपको ये भी बताना है, क्या ये लेवल ठीक है, इससे ऊपर का लेवल बनाया जाए, या फिर आपको ऐसे लेवल्स की और प्रैक्टिस कराई जाए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आए जाएं प्रीवियस ईयर से भी और अभी जो मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू, जय हिंद।